हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड वीडियो डालने जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था इसमें हमने गति का प्रथम नियम तथा जड़त्व को समझा था। जड़त्व या फिर गति का प्रथम नियम समझा था और बाकी हमने बल के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम गति का द्वितीय नियम और बाकी गति के द्वितीय नियम के गणितीय गणना और गति का तृतीय नियम तथा संवेग संरक्षण का नियम समझेंगे तथा इस चैप्टर को आज खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्योंकि ज्ञात करना है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या होता है इसको समझना है, इसकी डेफिनेशन समझनी है और बाकी इसका निरूपण भी करना है, गणितीय गणना भी करनी है। तो इसलिए इससे पहले हम समझते हैं संवेग, क्योंकि ये जो गति का द्वितीय नियम है ये संवेग के आधार पर है, संवेग परिवर्तन के आधार पर होता है। इसलिए इससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं संवेग क्या होता है। तो देखिए संवेग संवेग क्या होता है। संवेग इक्वल टू ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, तो इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी mv। इसके मात्रक की बात करें तो क्योंकि मास किलोग्राम, मास का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है वो किलोग्राम है और बाकी वेग का मात्रक है, वेलोसिटी का मात्रक है मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें संवेग का जो मात्रक मिलता है मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड मिलता है। तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि ये संवेग क्या होता है। तो मास इंटू वेलोसिटी या फिर कहेंगे द्रव्यमान गुणा वेग। या द्रव्यमान तथा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। ये डिपेंड किस पर करता है संवेग, तो ये दोनों चीजों पर ही डिपेंड करता है, दोनों के ही प्रोपोर्शनल है। यदि वेलोसिटी किसी की बढ़ती है, यदि किसी भी पिंड का वेग बढ़ता है तो संवेग बढ़ जाएगा और यदि द्रव्यमान बढ़ता है तो भी संवेग बढ़ जाएगा। बाकी एक चीज कांस्टेंट रहने पर और एक चीज यदि बढ़ती है, एक कम यदि बढ़ता है तो यहाँ पर क्या होगा, संवेग का मान भी बढ़ जाएगा। तो अब इसके आधार पर हम चलते हैं, गति का हमें द्वितीय नियम निकालना है कि गति का द्वितीय नियम क्या होता है। तो देखते हैं गति का द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो संवेग परिवर्तन के आधार पर हम गति के द्वितीय नियम का डेफिनेशन लिखते हैं। ये होता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल, परिवर्तन की दर, उस पर लगने वाले असंतुलित बल, असंतुलित बल, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होता है, बल
की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये यहां से हमने डेफिनेशन समझ लिया, तो ये क्या होता है तो समझ लीजिएगा कि गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ये द्वितीय नियम कहता है। इसको हम ये देखते हैं, ये संवेग परिवर्तन की दर है। ये संवेग परिवर्तन की दर क्या है? असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। बल के समानुपाती होती है। यदि हम यहां पर देखें तो F प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग क्या होता है? अभी हमने देखा था यहां पर P इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। लेकिन इसमें दिया हुआ है परिवर्तन की दर, परिवर्तन दे रहा है। परिवर्तन का मतलब है यहां पर जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है, वेग है वो चेंज हुआ है। और परिवर्तन के लिए हम यदि देखें तो P इंटू वी माइनस यू अपॉन में ये T ये आ जाएगा। इसे समझे। देखिए यहां पर कह रहा है संवेग में परिवर्तन, क्योंकि यहां पर क्या था? P बराबर mv, ये संवेग था। लेकिन इधर कह रहा है संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन का मतलब क्या है कि पहले संवेग क्या था? इसको हम सॉरी ये m है इधर, ये हमने P लिख दिया था। देखिए किसी भी पिंड का जब विरामावस्था में होगा तो संवेग कितना होगा? P इक्वल टू mu होगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, हम लोग जानते हैं। इसको P1 मान लिया। और P2 इक्वल टू क्या होगा? तो क्योंकि अंतिम वेग, तो अंतिम वेग क्या है? m इंटू वी। v स्मॉल v से हम अंतिम वेग को डिनोट करते हैं, बाकी इनिशियल वेलोसिटी को, प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं। तब अगर संवेग परिवर्तन, जब संवेग परिवर्तन की यदि हम बात करते हैं तो हम इसको लिखेंगे P2 माइनस P1। अब यहां से P2 माइनस P1 लिखेंगे तो P2 की वैल्यू है mv माइनस P1 की वैल्यू है mu। क्योंकि m इधर भी है m इधर भी है, दोनों जगह पर है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा v और बाकी इधर क्या बचेगा? u। लेकिन इसमें एक बात और दी है, दर। और दर का मतलब हम जानते हैं अपॉन में t। ये f है। इस डेफिनेशन में जो बात कही गई है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन हम लोगों ने समझ लिया, बाकी दर तो अपॉन में t कर दिया है। दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपात होती है। जो बल है, इस ये वाला जो लगने वाला असंतुलित बल है, बल के दिशा में, मतलब लगने वाले बल असंतुलित बल की दिशा में, बल की ही दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में, बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। ये समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है? ये समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। ये हमारी डेफिनेशन कह रही थी। ये वाली बात यदि याद है तो फिर हम ये लिख सकते हैं, बाकी ये याद है तो फिर इसके बेस पर हम इसको लिख सकते हैं। ये इसमें कहा गया है। लेकिन ये तो रहा गति का द्वितीय नियम, मतलब डेफिनेशन। बाकी है ये, और हमें क्या पढ़ना है? गति के द्वितीय नियम की गणना भी करनी है। तो गति के द्वितीय नियम की गणना के लिए हम यहां से लिखते हैं। अब गणना कर रहे हैं साथ में इसकी। तो माना कोई
m द्रव्यमान, द्रव्यमान का पिंड है, द्रव्यमान का पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा t समय पश्चात वेग v हो जाता है। ठीक है, ये तब संवेग परिवर्तन, संवेग ये भी हो जाता है। तो संवेग परिवर्तन हाँ, यहां पर हमने मान लिया कि संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, P2 माइनस P1। ये हमने मान लिया। ये हमने मान लिया कि जो प्रारंभिक संवेग था उसका वो P1 है और अंतिम संवेग है वो क्या है, P2 है। तो संवेग, क्योंकि यहां पर कह रहा है संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, तो P2 माइनस P1 हो गया। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे या फिर संवेग परिवर्तन, दोबारा से लिखते हैं, संवेग परिवर्तन प्रोपोर्शनल टू। अब P2 की वैल्यू क्या है और P1 की वैल्यू क्या है, तो बाकी इधर से हम देखते हैं P2 की वैल्यू mv, और क्योंकि अंतिम जो वेग इसका हुआ है वो v हो गया है, तो P2 की वैल्यू होगी mv माइनस P1 की वैल्यू होगी mu। संवेग परिवर्तन है। लेकिन आगे हम लिखते हैं यहां से कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। अब हम डेफिनेशन के हिसाब से किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर प्रोपोर्शनल टू, दर का मतलब क्या है, अपॉन में टी आता है, ये हमने बता दिया, एम वी माइनस एम यू और अपॉन में टी, ये आ गया। बाकी कॉमन लेते हैं हम एम को, और संवेग परिवर्तन की दर या फिर इसी को क्या कहेंगे, वो लगने वाला जो बल है, संवेग में परिवर्तन लाने वाला जो बल है, जब बल लगा है इसके ऊपर, पिंड के ऊपर, तभी तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। मतलब प्रारंभिक वेग उसका u था और बाद में जो अंतिम वेग उसका v हुआ है, तो ये हुआ क्या है, संवेग परिवर्तन की दर की वजह से हुआ है। तो संवेग परिवर्तन की दर एक क्या है, एक बल है। इसलिए इस संवेग परिवर्तन की दर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, बल लिख सकते हैं, बल F प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि m इधर भी है, m इधर भी कॉमन ले लिया, तो इधर v बचेगा और माइनस का u, अपॉन में क्या है, ये t है। F इक्वल टू, यहां पर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे हम, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आएगा k, यहाँ पे k m v माइनस u अपॉन टी। अब हम यहां पर देते हैं, हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है त्वरण क्या होता है, ए बराबर, पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि त्वरण क्या होता है, द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन या त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो v माइनस यू अपॉन में टी, ये क्या होता है, यही होता है त्वरण। हम गति का प्रथम समीकरण भी जानते हैं, वो क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी।
अब यहां से यदि ए की बात करें एटी, तो एटी इक्वल टू क्या है, v तो यहाँ पर है ही है, u उधर पहुंचेगा तो माइनस का ये लिख दिया, तो a इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में, और ये t इधर आ गया। ये किसके बराबर होता है, तो a के बराबर होता है। यहां से हमें a दिखाई दे रहा है, तो b माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, a। तो हमें दिखाई दे रहा है b माइनस यू अपॉन में t, इसकी जगह पर रख देंगे हम क्या, a रख देंगे, करण रख देंगे। तो यहां से जो रिजल्ट मिलेगा हमें, तो f इक्वल टू के एम, और क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी ये वेग परिवर्तन की दर है, इसी को त्वरण कहते हैं, तो यहां पर a आ जाएगा। f इक्वल टू लास्ट में रखते हैं हम एम ए, जहां के एक नियतांक है, नियतांक है, तथा के इक्वल टू क्या रख दिया हमने, के की वैल्यू 1 रख दी। के एक कांस्टेंट है, नियतांक है, नियतांक है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी, 1। तो हमें जो अंत में जो मिला हमें f इक्वल टू एम है, ये फॉर्मूला मिला, ये क्या है, ये बताता है कि जो जब हम बल लगाते हैं किसी पर, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और भी कुछ केसेस इसके आते हैं, हालांकि तुम्हारी क्लास के अंदर नहीं है, वो अगली क्लास में है, बाकी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, तो m इक्वल टू यदि निकालते हैं हम, तो f तो इधर है ही है, अपॉन में ये a आ जाएगा। या फिर हम कहें ये a है, ये a इधर ले आए, a इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब देखिए ये कुछ बता रहा है, यदि हम किसी पिंड पर बल लगाएंगे, बल का मान बढ़ाएंगे, तो त्वरण का भी मान बढ़ेगा। त्वरण क्या है, मतलब किसी जो वेग चल रहा है उसका, उस वेग को क्या कर देना, वेग में परिवर्तन कर देना, समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब हम बल को बढ़ाएंगे, बल की मात्रा बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा, त्वरण का मान बढ़ेगा, मतलब जो स्पीड है किसी भी पिंड की, किसी भी बॉडी की, बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आगे एम का मान यदि बढ़ाते हैं, एफ कांस्टेंट है, मतलब बल है वो तो जितना लगा रहे हैं उतना ही, लेकिन हम मास बढ़ा देते हैं, उस पिंड को बड़ा कर देते हैं, उसका वजन बढ़ा देते हैं, तो फिर त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, ए प्रोपोर्शनल टू एफ और ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये दो पॉइंट टर्म मिले हमें यहाँ पे, मतलब एफ की वैल्यू को यदि बढ़ाते हो तो ए की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर एम की वैल्यू बढ़ाते हो, मतलब द्रव्यमान बढ़ाते हो, पिंड का आकार बढ़ाते हो, मतलब वजन बढ़ाते हो उसका, तो फिर त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये गति का द्वितीय समीकरण था, गति का जो द्वितीय नियम था, इसकी हमने गणना की। तो बाकी आगे आता है गति का तृतीय नियम, इसे भी हम समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, कुछ भी नहीं था इसमें। डेफिनेशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। असंतुलित बल क्या है, संवेग परिवर्तन की दर से जो मिला हुआ हमें बल है वही असंतुलित बल है, क्योंकि बल यदि संतुलित होता है तो हमें मालूम है तो वो कुछ भी चेंजिंग नहीं करता है। संतुलित बल जैसे इस बोर्ड पर हमने बल लगा दिया है, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब असंतुलित बल होगा तभी ही कुछ चेंजिंग हो सकती है, या किसी भी पिंड की गति बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो बल कैसा होना चाहिए, असंतुलित। सो इधर असंतुलित बल एफ है, ये क्या है, संवेग परिवर्तन की दर से जो बल मिला है वो असंतुलित बल है।
समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की दर की। संवेग परिवर्तन ये है, दर अपॉन में टी आ गया। समानुपाती चिन्ह को हटाया, एक कांस्टेंट ले लिया के। अब इधर आते हैं, क्योंकि v माइनस यू अपॉन में टी ये एक्सीलरेशन या त्वरण के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हमने a रख दिया है, तो हमें प्राप्त हो गया F इक्वल टू एम ए के, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू हमने 1 रख दिया। बाकी हम इसका मात्रक की भी बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, इसको किलोग्राम का मात्रा किलोग्राम होता है, और ये क्या है, त्वरण है, और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें जो बल का मात्रक हुआ, जो प्राप्त हुआ, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर दूसरे शब्दों में हम जो बल का मात्रक है उसको न्यूटन भी कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। बाकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। बाकी क्योंकि ये जो गति के नियम दिए थे वो किसने दिए थे, न्यूटन महोदय ने दिए थे, इसलिए उनके सम्मान में हमने जो बल का मात्रक है वही क्या रख दिया है, न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको क्या कहेंगे, न्यूटन कहेंगे। तो यहां से हमने मात्रक, बाकी ये गति का 2-3 नियम हमने अच्छे से समझ लिया। यदि कोई भी डाउट होता है तुम्हें तो कमेंट बॉक्स में अप्लाई जरूर करिए। बाकी आगे चलते हैं हम, गति का तृतीय नियम है इसकी ओर। इससे पहले वाले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिए, वीडियो को सीक्वेंस में देख लीजिए, सही तरीके से देखिए। बाकी हम इसके आगे चैप्टर को फिनिश करने के बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल, अंदर आंतरिक प्रश्न जो भी तुम्हारे इस बुक में दिए हुए हैं वो सारे के सारे का सॉल्यूशन प्रदान करेंगे। तो चलते हैं हम गति के तृतीय नियम की ओर। गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तृतीय नियम क्या कहता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ अनुप्रयोग देख लेते हैं। क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर की हमने बात कर ली है, तो कुछ अनुप्रयोग भी हम देख लेते हैं द्वितीय नियम के। क्योंकि हमने F इक्वल टू के, या के की वैल्यू तो 1 हो गई है, तो हमें मिला था एम वी माइनस यू अपॉन में टी। इसके बेस पर कुछ हम देखते हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं इसके, उन्हें देखते हैं। हम देखते हैं यहां पे F इज प्रोपोर्शनल टू M। मतलब यह है कि इस कंडीशन में यदि किसी का द्रव्यमान यदि बढ़ता है तो F का मान भी बढ़ेगा। F इज प्रोपोर्शनल टू V या U। V की वैल्यू बढ़ती है तो F का भी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ज्यादा बल लगेगा। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के F। अनुप्रयोग देखें तो सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे कि एक खिलाड़ी जब कैच ले रहा होता है तो फिर वो अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है,
क्योंकि ये समझ लीजिएगा, एक खिलाड़ी है वो कैच ले रहा है, बॉल इधर से ऊपर से आ रही है और एक खिलाड़ी के मान लीजिए हाथ इस जगह पर हाथ है, उसने क्या किया, हाथों को धीरे धीरे इधर को बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही हाथ बॉल इधर उसके हाथ में आई है, उसी तरह से उसने नीचे की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ पर आकर उसने कैच को कंप्लीट कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने? वो यहाँ पर भी तो कैच ले सकता था। तो क्योंकि ये बॉल जो होती है वो कड़ी बॉल होती है, यदि इसी जगह पर वो कैच लेता तो फिर क्या होता, उसके चोट लग सकती थी हाथ में। तो चोट से बचने के लिए क्या किया, बल को कम करना पड़ेगा। तो बल को कम हम एक ही कंडीशन में कर दे, देखिए वेलोसिटी बढ़ती है बल का मान बढ़ेगा, मास बढ़ता है तो बल का मान बढ़ेगा। तो क्योंकि बॉल का जो मास है वो तो सेम है, कांस्टेंट है, और जो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, क्योंकि नीचे की ओर जब बॉल आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, क्योंकि अंडर ग्रेविटी काम करती है, गुरुत्वीय त्वरण उस पर काम करता है, इस वजह से उसकी जो स्पीड है कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। तो ये बढ़ रहा है, बी भी बढ़ रही है, तो फिर क्या है, फिर इसको बढ़ा लीजिए टी को। जैसे ही हमने टी को बढ़ा लिया तो फिर एक्स की वैल्यू बोलो क्या होगी, कम। अब ये टी कैसे बढ़ाए, तो हम देखते हैं यदि इस जगह पर हम बॉल को पकड़ते और यहीं पर हम स्थिर रखते अपने हाथों को, तो टी की वैल्यू जो थी वो ही रहती फिक्स, कुछ भी नहीं बढ़ता। लेकिन हमने क्या किया, यहां से यहां तक लेकर आए, मतलब बॉल को इधर पकड़ा और उस बॉल को पकड़ते हुए कहां पर लेकर आए, नीचे की ओर लेकर आए। इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक कुछ तो टाइम लगा होगा। जब यहां पर समय लगा हुआ है, मतलब समय का मान हमने बढ़ा दिया, तो बोलो बल का मान कम होगा। समय जब बढ़ेगा तो फिर बल कम लगेगा, और जब बल कम लगेगा तो उसके जो हाथों में जो चोट लगने वाली थी वो चोट से ही बचेगा। एक बात आगे क्या करते हैं हम लोग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ऊंची कूद और लंबी कूद, या तो गद्दे बिछे होंगे या फिर उसको गड्ढा खोद करके मिट्टी को मुलायम कर दिया जाता है, गड्ढे को अच्छे से खोदा जाता है। बाकी मैदान में देखते हैं, कुश्ती के मैदान में, कुश्ती के मैदान में जो अखाड़ा होता है, जो पिट होता है कुश्ती के मैदान का, को पिट भी कहते हैं और अखाड़ा भी कहते हैं। तो वो होता है, तो उसको फावड़े से खोद करके उसकी जो मिट्टी है मुलायम कर दिया जाता है, या फिर मैट्रेस गड्ढों को बिछा दिया जाता है। क्यों क्यों तो यो, जब कोई खिलाड़ी यहां से मतलब दौड़ करके आएगा और इधर से उछलेगा तो ऐसे सीधे गिरने वाला है, क्योंकि लॉन्ग जंप लगा रहा है, लंबी कूद रहा है वो यहां से। तो हो सकता है यदि ये सरफेस हार्ड हुआ तो उसकी टांग वांग भी टूट सकती है, चोट लग सकती है। तो फिर क्या करें, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको खोद दिया। अब यहाँ पर खोदने से क्या हुआ, देखिए जब वो खिलाड़ी यहाँ पर कूदेगा तो उसके पैर इस जगह पर आएंगे, लेकिन हमें लगेगा मतलब इस जगह पर पैर आने के बाद उसके बाद फिर उसमें अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, यहां से यहां तक, मतलब वो सरफेस पर तो आ गया था पहले ही, लेकिन उसके पैर धीरे धीरे धसकते हुए जमीन में होते। तो ये क्या हुआ, टी बढ़ गया, मतलब यहां से यहां तक जाने में क्या होगा, समय बढ़ा दिया, सरफेस पर तो पहले ही आ गया था। जब समय बढ़ गया तो फिर बोलिए क्या होगा, बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो उसके पैरों में धमक है या चोट है वो नहीं लगेगी, बच जाएगा। सेम टू सेम यदि गद्दा डाल ले तो सेम प्रोसेस होती है, तो गद्दे पर सरफेस पर आएगा, सरफेस के बाद गद्दा पिचकेगा और पिचकने में कुछ ना कुछ समय लेगा, मतलब गद्दा ये पिचका है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये मान लीजिए यहाँ तक पिचक सकता है गद्दा, तो यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा, टी समय लगा, तो क्योंकि यहाँ पर समय लगा है कुछ ना कुछ, तो जो बल लगने वाला है, उसको जो चोट लगने वाली है, जो गद्दा उसके ऊपर या फिर जमीन जो उसके ऊपर बल लगाने वाली है, वो कम हो जाएगा बल, और जिससे उसे चोट से बच जाएगा। यही कंडीशन होती है बहुत सारी चीज में। बाकी जो एथलीट होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, ऊंची हाई जंप भी लगाते हैं, तो ये वाली कंडीशन होती है कि गद्दे क्यों बिछा दिए जाते हैं, तो क्योंकि टाइम बढ़ाने के लिए यहाँ पर गद्दे बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके अनुप्रयोग भी देख लिए। अब चलते हैं हम गति के थर्ड लॉ की ओर, तीसरा नियम है गति का, इसको देखते हैं।
तो ये जो गति का नियम है, साधारण सिंपल सा नियम है गति का तृतीय नियम, ये एक्शन और रिएक्शन का नियम भी कहते हैं इसको। एक्शन और रिएक्शन, गति का तृतीय नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। क्या होता है? क्रिया, क्रिया, प्रतिक्रिया। दो वर्ड ध्यान रखेंगे, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कि मैं इसको, ये पेन है, इसका ये कैप है, इसके ऊपर मारता हूं। जब कैप को मैंने इस बोर्ड के ऊपर मारा है तो फिर क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी ये मेरे पास भी आ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब है मैंने ये क्या किया? क्रिया। और उसके बाद जब मेरे पास ये वापस आ गया, ये है प्रतिक्रिया। एक्शन और फिर रिएक्शन। कहने का मतलब जिस वेग से मैंने इसको, जिस बल से, मतलब इस कैप ने इसके ऊपर बल लगाया, तो इस बोर्ड में भी इस कैप के ऊपर बल लगाया। जितना बल इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही बल उसने बोर्ड में भी इसके ऊपर लगाया, इसलिए ये कहते हैं भी वापस आ गया। इसी को क्या कहते हैं? क्रिया और प्रतिक्रिया कहते हैं। ये क्रिया हुई, उसके आगे प्रतिक्रिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। जब हथौड़े को हम किसी की लोहे पर, मतलब जो गोल्ड क्या है, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, जब हथौड़े को मारता है किसी लोहे के गुटके के ऊपर, तो फिर क्या होता है? हथौड़ी ऊपर की हो जाती है, हथौड़ी ऊपर जाती है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया। और तो और हम इस क्रिया और प्रतिक्रिया की वजह से चल पाते हैं। चलना भी इसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि क्रिया हम क्या कर रहे हैं? दो कंडीशन में क्रिया होती है, एक तो हम आगे बढ़ते हैं और एक तो सीधे खड़े रहते हैं। दो कंडीशन है। जब कोई व्यक्ति आगे की ओर चलेगा तो फिर क्या होगा? वो जमीन को पीछे की ओर, जैसे कि कोई व्यक्ति है यदि आगे बढ़ता है तो फिर क्या होगा? जमीन को ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे, ये मान लो ये आगे की ओर बढ़ेगा। तो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर क्या आएगा? इस जमीन पर वो दबाव डालेगा। क्या करेगा? आगे की ओर, मतलब ये घुटना है तो फिर क्या है? ये दबाव डाल रहा है जमीन पर। कैसे डाल रहा है? तो दौड़ने वाला होता है तो और भी दबाव डालता है, मतलब ये जमीन को नीचे की ओर दबाएगा। क्या करेगा? ये नीचे की ओर बल लगा रहा है जमीन पर, ये बल लग रहा है F1, मान लीजिए F1 बल लगा है जमीन की। लेकिन जमीन क्या करेगी? ये जमीन भी इसके ऊपर बल लगाएगी, ये F2 होगा। तो जितना बल ये जमीन पर लगा रहा है उतना ही बल जमीन भी ऊपर लगाएगी, जिससे क्या होगा? वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो इस पर दो काम करते हैं, दो काम वर्क काम करते हैं। एक तो ऊपर की ओर लगता है और ये नीचे की ओर लगता है। ये वाला जो बल लगता है, जो उसने इधर बल लगाया, तो दो काम करते हैं। एक इधर ये वाला बल जो लग रहा है वो उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, और ये ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो उसको बैलेंस रखने में मदद करता है। ये बैलेंस भी रखना है, रहना है इसे। इसी प्रकार से घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो फिर वो भी क्या करता है? इसी प्रकार से वो भी बल लगाता है जमीन पर, अपने पैरों को दोनों को जमीन की ओर ताकत लगाता है। ऐसे उसके पैर जमीन पर ताकत लगाते हैं, फिर जमीन क्या करती है? उसके पैरों पर भी ऊपर को बल लगाती है, जिससे वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। गाड़ी के यदि टायर हैं तो यही होता है। टायर क्या करते हैं? ऐसे प्रेशर लगाते हैं जमीन पर, जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, ऐसे पीछे की ओर धकेलते हैं। तो जमीन भी क्या कर देती है? क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया देती है, जिससे कि गाड़ी आगे बढ़ जाती है।
हम चल भी पाते हैं। यदि क्रिया प्रकृतियां कम भी हो जाती है कहीं से, तो फिर कम कहां पर हो जाती है? जैसे रेतीली जमीन है या पानी है, उसमें हम चल के देखें तो हमें पता लगता है। क्योंकि रेतीली जमीन है तो उसमें हमें हमारे पैर क्या होते हैं, पैर धंसने लग जाते हैं। पैर जब अंदर जाएंगे तो जितना हार्ड सरफेस है या फिर कठोर सरफेस है, सतह या कठोर है, तो वो इतना ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी और उसके पैर नीचे की ओर गड़ेंगे, या कीचड़ है तो फिर भी नीचे की ओर गड़ेंगे, जिससे वो आसानी से नहीं चल पाएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया तो होगी लेकिन उतनी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर ये टाइम की भी बात आ जाती है। एफ इज इक्वल टू क्या था, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, ये वाली भी बात हो जाती है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसके पैर जब धसक रहे हैं तो फिर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो उसका जो बल है, टाइम बढ़ेगा तो बल कम लगेगा, जब बल कम लग पाएगा तो फिर उसकी चाल भी कम हो जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी नाव, एक नाव में चढ़ा हुआ व्यक्ति है, नाव पानी में है, और यदि व्यक्ति नाव से आगे की ओर यदि कूदता है तो ये व्यक्ति आगे की ओर कूदता है, लेकिन इसके जो पैर हैं वो पीछे बल लगाते हैं, और नाव आगे की ओर बल लगाती है। उसके पैरों ने पीछे की ओर बल लगाया और नाव ने आगे की ओर, इससे वो क्या हो गया, आगे कूद के चला गया। लेकिन फिर हमें दिखता है कुछ देर बाद वो नाव है हल्की पानी की ओर बह जाती है। तो यहाँ पर भी क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया। बाकी और भी देख सकते हैं, बंदूक की गोली, बंदूक जब चलाता है कोई व्यक्ति, तो जैसे ही उसने फायर किया है तो फिर क्या होगा, तो जो चलाने वाला होता है उसको एक झटका सा लगता है पीछे की, क्योंकि क्रिया हुई है, गोली गई है आगे की ओर और फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई है पीछे की ओर, जिससे झटका लगता है। तो यहाँ पर हम गति का तृतीय नियम यही बताता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब ये जिस दिशा में क्रिया हो रही है उसके विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये बताता है हमें गति का तृतीय नियम। इसको हम लिख सकते हैं कि जितना फोर्स लगेगा आगे की दिशा में, इसको चलिए आगे समझते हैं, क्योंकि संवेग संरक्षण है, इसमें और भी ये क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये अच्छे से समझ लिया तुमने, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। गति का तृतीय नियम यही दिया था न्यूटन ने। आगे का टॉपिक हमारा संवेग संरक्षण, और अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक मिनट, अभी थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो हम समझते हैं इस संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं कि दो गेंदें हैं जिनके द्रव्यमान एम ए और दूसरी बॉल है, इसका द्रव्यमान एम बी। दो बॉलें हैं, वो एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है। इसका जो प्रारंभिक वेग है
इस बॉल का, इसका यूए है, यूए है तथा इसका यूबी है। ए बॉल का प्रारंभिक वेग यूए और बी बॉल का प्रारंभिक वेग यूबी है। कुछ समय पश्चात यहां पर है क्या कंडीशन कि यूए इज ग्रेटर देन यूबी, मतलब ये है कि ये बॉल ए है, ये तेज चल रही है और बॉल बी ये धीरे चल रही है। क्योंकि जब एक ही दिशा में चल रही है, क्योंकि ये तेज चल रही है बॉल ए, तो फिर ये बी से टकराएगी, तो जब टकराएगी तो ये कंडीशन होगी। दोनों बॉलें ये टकरा रही हैं। अब क्या हुआ, टकराने के पश्चात एम ए, बॉल ए है, वो बल लगाएगी बी पर, और बॉल बी है वो बल लगाएगी ए पर। इसको लिख देते हैं इस प्रकार से, कैसे कि यहां पर एफ ए बी का मतलब है बॉल ए ने बी बॉल पर बल लगाया है, यहां पर बॉल बी ने ए बॉल पर बल लगाया, या फिर ऐसे कह दीजिए ए के द्वारा बी पर लगाया बल है, या फिर बी के द्वारा ए पर बल लगा। तो एफ ए बी और एफ बी ए बॉल के द्वारा एफ ए बी बल लगा बी पे, बी बॉल के द्वारा एफ बी ए बल लगा। बात क्लियर है। आगे तीसरी बात, जब दोनों गेंदें एक दूसरे पर बल लगाएंगी तो फिर ये दोबारा से फिर दूर हटेंगे। अब ये दूर हट करके फिर ये वाली कंडीशन, चलो देखो थोड़ा सा इधर ही बनाते हैं। अब क्या हुआ, अब जब ये आगे की ओर बढ़ रही हैं तो फिर क्या होगा कि इसका जो वेग है प्रारंभिक, पहले जो वेग था इनका यू ए और यू बी था, लेकिन बाद में जो अंतिम वेग हो जाएगा वी ए तथा वी बी होगा, क्योंकि हम अंतिम वेग को वी से डिनोट करते हैं और ए से और यू से डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को, तो ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं, जो चीजें हमने ये समझी वही डाटा इधर लिखना भी है, तो फिर लिखते हैं। माना कि दो गेंदें, माना दो गेंदें ए तथा बी जिनके द्रव्यमान कितने हैं, एम ए तथा एम बी है, और फिर क्या हो रहा है, क्रमशः यू ए तथा यूबी यूबी वेग से एक ही दिशा में गतिमान है या गतिशील है, कुछ भी है। और यहां से यहां तक जो वो चल करके गए हैं, यहाँ पर जो टक्कर हुई है चलिए, या फिर ये कह सकते हैं हम जो टकराई है वो टी समय के पश्चात में
आपस में ये गेंदें टकरा गई हैं, गतिमान है। तथा यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, मतलब यहाँ पर क्या है, गेंद पहली वाली है ए वाली, इसकी स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। अतः टी समय पश्चात ये आपस में टकराते हैं, ये आपस में टकराती है तथा टक्कर के पश्चात इनके वेग VA तथा VB हो जाते हैं। ये होता है। अब हम देखते हैं गेंद ए का टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद संवेग टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद के जो संवेग है, क्योंकि पहले का जो संवेग होगा MA UA वह, और टक्कर के बाद का क्या होगा, टक्कर के बाद होगा MA VA। गेंद ए का टक्कर से पहले जो संवेग होगा तो MAV UA तथा टक्कर के बाद संवेग क्या होगा MAVA, क्योंकि हम समझते हैं कि संवेग P बराबर क्या होता है MV होता है, तो ये हो जाएगा। अतः टकराते समय या टक्कर के समय, ऐसे टक्कर के समय संवेग परिवर्तन क्या होगा इसका, तो MA अब हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं क्योंकि V पहले आएगा बाद में U आ जाएगा, तो VA माइनस UA तो टक्कर के समय संवेग परिवर्तन या संवेग परिवर्तन की दर लिख देते हैं, संवेग परिवर्तन की दर अपॉन में क्या आ जाएगा T आ जाएगा। ये हो गई। या फिर एक स्टेप और लिख दें यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर, थोड़ा यहाँ पर लिख दें FAB, क्योंकि टक्कर हुई है तो बॉल ए के द्वारा जो बल लगाया गया है वही संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, वो कितना होगा FAB होगा, यहाँ पर MA। अब दूसरा लिखते हैं, गेंद ए का टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद संवेग ये था ये, और
पहले का और बाद का संवेग था, अतः टक्कर के समय संवेग में परिवर्तन की दर जो हुई है वो इधर हुई है। इसी प्रकार गेंद बी का सेम टू सेम लिखना है, टक्कर से पहले तथा टक्कर के बाद संवेग, क्योंकि यहां पर एम ए था तो एम बी है, यू बी व एम बी और वी बी। संवेग ये है, अतः टक्कर के समय संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, एफ बी ए, क्योंकि जो बल है इस पे संवेग परिवर्तन की दर एफ बी ए इसके बराबर होगी, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी, ये होगी। लेकिन जो संवेग परिवर्तन की दर है, ये जो बल है, ये क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया, ये जो न्यूटन का तृतीय नियम है ना, उसके हिसाब से जितना बल ए लगाएगा बी के ऊपर, बॉल ए बी के ऊपर लगाएगी, उतना ही बल बी बॉल भी ए के ऊपर लगाएगी। अतः गति के तृतीय नियम से गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, या एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी। दिशा बदल गई है, क्योंकि जो गेंद ए है वो इस दिशा में बल लगा रही है, लेकिन गेंद बी है वो ए पर विपरीत दिशा में बल लगा रही है, इसलिए कोई साइन लेंगे हम, वो इधर किसका आएगा, वो माइनस का आएगा। बाकी जो वैल्यू है ये रख देते हैं इधर, ये वाली वैल्यू है रख दीजिएगा, या फिर चलिए लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं एम ए बी ए बी ए माइनस यू ए अपॉन में टी इज इक्वल टू, माइनस का साइन ये लगा दिया, एम बी है इधर, ये लिख दिया वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी, क्योंकि दोनों ही जगह टी समान है, सो टी से टी कट जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन इधर करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, एम ए का वी ए, तो एम ए वी ए और एम ए यू ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, माइनस का साइन है यहाँ पर, वही माइनस का ही हो जाएगा, एम वी वी बी, और यहाँ पर ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, एम वी यू बी, तो एम ए वी ए ये लिख दिया हमने, और एम वी वी बी, इस वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं,
प्लस का हो जाएगा एम बी वी बी इक्वल एम ए यू ए, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एम ए यू ए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का ही है एम बी यू बी। अंतिम जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ये मिलता है एम ए वी ए और एम वी वी बी, एम यू यू एम ए यू ए एम बी यू बी, मतलब ये है संवेग। संवेग क्या है? ये अंतिम संवेग है दोनों का। देख लीजिए, ए इधर भी है, बी ए और बी दोनों है, यहाँ पर भी बी यहाँ पर बी, मतलब क्या है? बी क्या है? अंतिम वेग है, अंतिम संवेग, मतलब टक्कर के बाद का संवेग इधर दिखाई दे रहा है और टक्कर से पहले का देखो यू इधर भी है, यू इधर भी है, और दोनों को के बीच में इक्वल का साइन लग रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब प्रारंभिक, ऐसे कहें टक्कर के बाद, टक्कर के पश्चात का संवेग, या फिर टक्कर के पश्चात का कुल संवेग करेंगे। कुल संवेग देख लीजिएगा, टक्कर के बाद का है क्योंकि इसमें वी आ रहा है लास्ट में। दोनों गेंदों का है, गेंद ए बी है और गेंद बी भी है। इधर भी देख लीजिएगा, गेंद ए बी है और गेंद बी भी है, और ये यू है, यू का मतलब प्रारंभिक संवेग है, यहाँ पर भी यू है। तो टक्कर के पश्चात का कुल संवेग बराबर टक्कर से पहले का कुल संवेग। मतलब ये है, जब टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग समान रहता है, या फिर कहेंगे संरक्षित रह जाता है। लेकिन कब रहता है? जब इस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है। जब कि नहीं पिंडों के बीच में यदि कोई बाह्य बल, बाहर से कोई भी बल प्रयोग न किया जाए तो संवेग संरक्षित रहता है। मतलब दो किन्हीं भी पिंडों से टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग है वो बराबर आया है। इसका मतलब है कि संवेग संरक्षित रहता है, उसमें कोई कमी या फिर बढ़ोतरी नहीं होती है। न तो संवेग बढ़ता है न ही घटता है। ये रिजल्ट आया है आपके सामने। इसी को क्या कहते हैं? इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, संरक्षण का नियम कहते हैं। तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान था, क्योंकि ये हम पढ़ ही चुके थे। टक्कर के समय संवेग परिवर्तन की दर ये वाली, और टक्कर के समय पर संवेग परिवर्तन की दोनों की ही बात की गई है, गेंद ए की भी और गेंद बी की भी। बाकी हम गति का तृतीय नियम लेते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि जो बॉल ए थी उसकी दिशा और बॉल बी की दिशा बॉल ए की दिशा के सापेक्ष विपरीत दिशा थी, इसलिए साइन माइनस का ले लिया एक तरफ। वैल्यू रख दी हमने ए वाली भी और बी वाली। टी क्योंकि दोनों का जो समय था वो सेम था, टी से टी कट गया। बाकी कैलकुलेशन एम का वी में मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एम ए वी ए और फिर माइनस का एम ए यू ए मिला। बाकी हमने मल्टीप्लाई एम बी का वी बी में कर दिया तो एम बी वी बी हो गया। क्योंकि माइनस का साइन ऑलरेडी इधर है तो माइनस और प्लस का जो रिजल्ट आएगा वो माइनस ही आएगा। उसके आगे माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस से माइनस में गुणा करोगे तो बोलो प्लस होगा एम बी का यू बी में, तो एम बी यू बी। बाकी जो माइनस वाला था उसको हमने क्या कर दिया, इस तरह से उठा करके इधर ले आए, वो प्लस का हो जाएगा। इधर ही जो माइनस का था इसको उठा करके इधर ले आए, रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया।
टक्कर के पश्चात का कुल संवेग बराबर टक्कर से पहले का कुल संवेग, या फिर ऐसे भी कह सकते हो टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के पश्चात का कुल संवेग के बराबर है। इसका मतलब है संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, संवेग समान है दोनों, टक्कर से पहले भी और बाद में भी। यही क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का आज अंतिम किया, लेकिन अंत का क्या है, कुछ आगे वीडियो जो आएंगे इसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम इसमें कराएंगे। बाकी इसको यदि आपको अच्छी लगती है वीडियो तो इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो। धन्यवाद देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।